जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। कैप्टन अखिलेश सक्सेना एक एक्स आर्मी ऑफिसर और कारगिल वॉर हीरो हैं। इनके साथ हैं मिसेस शिखा सक्सेना। आज हम इनसे जानेंगे कि वो क्या जज्बा है जिसकी वजह से एक फौजी हमेशा देश के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहता है। हम ये भी जानेंगे कि इनके लिए आज के दिन के क्या मायने हैं और देश के युवाओं को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना एंड मिसेस शिखा सक्सेना का। वेलकम टू द शो मैम एंड सर। थैंक यू। कैप्टन सक्सेना, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपकी क्या प्रेरणा थी? जय हिंद दोस्तों, एंड सबसे पहले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारा एक नेशनल पर्व है। मुझे याद है मेरे परिवार में कोई भी आर्मी में नहीं था, दूर दूर तक आर्मी पुलिस किसी भी यूनिफॉर्म में नहीं था। बट आई थिंक दो चीज़ों ने, मैं बहुत छोटा था उस समय, 8 या 9 साल का, जो मुझे बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। पहला ये था कि मैं यूपी के एक स्मॉल टाउन है मुरादाबाद में, वहाँ पे था, और वहाँ पे एक बार आर्मी बुलाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे घर के सामने ही वो लोग थे जहाँ पे उनकी छोटा सा उन्होंने अपना कैंप बनाया था। जब मैं उन लोगों को काम करते हुए देखता था, उनका डेडिकेशन, उनके एफर्ट्स, और वो कितनी मुस्तैदी से अपनी जो भी काम दिया जाता है वो ड्यूटी करते थे, तो उसने बहुत गहरा छाप छोड़ा मेरे मन में कि शायद ये एक ऐसा क्लास है जो उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा था, जो किसी भी स्थिति में जो भी उन्हें काम दिया जाए वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसको कर रहे हैं। दूसरा, आपको याद होगा हम लोग की जो बुक्स होती थी, छोटी एलिमेंट्री बुक्स, उसमें हमें कहानियाँ पढ़ाई जाती थी। मुझे आज तक है, जैसे भगत सिंह की कहानी, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, सुभाष चंद्र की आज़ाद, इन्होंने बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे लगा देश की आज़ादी के लिए जो इन लोगों ने काम किया, तो कुछ लोगों को वो बलिदान देना पड़ेगा इस देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, और हम सब इस आज़ादी को बनाए रखें। कितना मुश्किल था 200 साल की गुलामी के बाद अपने देश के लिए एक आज़ादी कायम करना, और जिससे कि हम प्रोग्रेस कर सकें हर दिशा में। लेकिन कोई भी प्रोग्रेस तभी संभव है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, चाहे आपका फ्रीडम आपके विचारों की हो, जब आपके पास एक फिजिकल फ्रीडम है, आज़ादी है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके देश के अंदर आके घुस सकता है और आपको थ्रेटन कर सकता है। तो इतने करोड़ों लोगों की आज़ादी बनाए रखने के लिए कि वो चैन की नींद सो सके, कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और पल पल उन्हें वो बलिदान करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि शायद इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है जो मुझे मोटिवेट कर सके, और ये मेरे लिए एक प्रोफेशन नहीं था, मेरे लिए एक वे ऑफ लाइफ था। ये जो मेरे विचारों को, ये एक था जो मेरे विचार थे, जो मेरे वैल्यू सिस्टम थे, उसको जोड़ता था जो मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बनूंगा सोल्जर, बट मैंने अपने पेरेंट्स से यही बोला कि किसी भी तरह से मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। और उन्होंने पता किया क्या हो सकता है, फिर पता चला एक सैनिक स्कूल है, तो मैंने उनको बोला कि मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करूँगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस समय गेम्स में बहुत था, पढ़ाई में इतना बहुत तेज नहीं था। मेरे फादर ने बोला, देखो वहाँ पे 20,000 लोग देते हैं और मुश्किल से 50 सीटें होती है, तो बहुत टफ कंपटीशन है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उस मुकाम को हासिल करने के लिए कि मैं ये यूनिफॉर्म पहन सकूं, मैंने इतनी पढ़ाई की कि मैं उस मेरिट में आ पाया, और फाइनली मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, जो मेरा एक पहला पड़ाव था आगे जाके एनडी, और फाइनली वो यूनिफॉर्म पहनी। मेरे पास बहुत फेलियर मिले, सेटबैक मिले, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली वो मुकाम हासिल किया जहां मुझे पहुंचना था। वो था देश के लिए उस यूनिफॉर्म को पहनना और देश के लिए लड़ना, उस तिरंगे की खातिर, 100 करोड़ हिंदुस्तान की खातिर, और इस स्वतंत्रता की खातिर जिसका पर्व हम आज मना रहे हैं। कैप्टन सक्सेना, अब हमें बताइए कि आपका आर्मी में एक्सपीरियंस कैसा रहा, खास करके कारगिल युद्ध में? हम लोग तंगमर्ग एक जगह वहाँ पोस्टेड थे जहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थे, और मेरी नई नई शादी हुई थी, जस्ट 2 महीने हुए थे मेरी शादी को, और मैं फील्ड में पोस्टेड था, मेरी वाइफ देहरादून में थी। डिफ़िकल्ट टाइम था कि हम जस्ट आफ्टर मैरिज वी वर सेपरेटेड, बट
कहते हैं कि देश हमेशा सबसे आगे आता है। तो हम लोग के जो पर्सनल रिश्ते होते हैं, परिवार होता है, उन सबसे आगे हम देश को रखते हैं। तो हमेशा अपनी ड्यूटी करने के लिए मैं वहाँ पे मुस्तैद था, तैनात था। और तब हमें पता चला कि कारगिल की तरफ से कुछ ऐसे खबर आ रही थी कि कारगिल की पहाड़ियों पे कुछ एनिमी बैठ गए हैं। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेज हैं या कुछ मुजाहिदीन हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करी थी। तो हमारी टुकड़ी को, हमारी यूनिट को बोला गया कि आप कारगिल में जाइए। लेकिन जब हम कारगिल पहुंचे तब हमने जो सामने देखा वो रियलिटी एकदम अलग थी। शायद इंडिया ने इससे डिफिकल्ट वॉर कभी नहीं लड़ी होगी, क्योंकि बाकी सारी लड़ाइयों में हम और हमारे एनिमी की फोर्स सामने सामने थी, हम इक्वल लेवल पे थे। लेकिन कारगिल एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एनिमी ने धोखे से आके हमारी सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। और ये वो पहाड़ियाँ थी जो NH1, जो हमारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, जो हमारे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। और लेह लद्दाख और सियाचिन की सारी सप्लाई इस रोड के थ्रू जाती है। अगर एनिमी ने इन पहाड़ियों को बैठ के उस रोड को 5 महीने के लिए भी बंद कर दिया तो हमारी सप्लाई लेह लद्दाख और सियाचिन नहीं जा पाएगी और वो विंटर में सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आइसोलेट हो जाएंगे। और वही एक एनिमी का लार्जर गेम प्लान था कि सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख को आइसोलेट करके इंडिया के कुछ भाग पे पूरा कब्जा कर दिया जाए। तो लक्ष्य बहुत कठिन था। आई थिंक एनिमी टॉप पे बैठा हुआ था। जो हमारे रास्ते ऊपर जाने के थे उसने माइंस लगा रखी थी। टेम्परेचर -18 से -28 डिग्री तक था। मतलब लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वहाँ पे सांस लेना भी डिफिकल्ट था। लेकिन हर लड़ाई में आपको लगभग 50 किलो वेट अपने कंधों पे लाद के, जिसमें हमेशा आपके आर्म्स, अम्यूनिशन होते थे, आपको उन सीधी चट्टानों पे चढ़ना था जिसमें कोई ओट नहीं थी। एनिमी के हर हथियार का मुंह आपकी तरफ था। लेकिन फिर भी इस लक्ष्य को हासिल करना था। और वो इसलिए क्योंकि कई बार आपके लक्ष्य आपकी अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आपका पर्पस इतना हायर है कि आप अपने इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने देशवासियों के बारे में सोच रहे हैं। और हर फौजी इसलिए लड़ता है, वो अपने एनिमी से नफरत नहीं करता, उसे तो पता नहीं दूसरी तरफ कौन सैनिक है। वो इसलिए लड़ता है और अपनी जान हमेशा हथेली पे रख के आगे बढ़ता है, क्योंकि वो उन देशवासियों के लिए लड़ता है जो उसके पीछे बैठे, वो उनकी रक्षा के लिए लड़ता है। तो जैसे मैं आपको बताया, बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी। और सच बताऊं तो हमें मालूम नहीं था कि हम इस लड़ाई से वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। इनफैक्ट टोलोलिंग की लड़ाई पे जाने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेटर लिखा था अपनी फैमिली को। और आर्मी में एक ट्रेडिशन है, या आप कहिए कि जब ये लास्ट लेटर तब लिखा जाता है जब आपको पता होता है कि शायद आप ऐसे मिशन के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे लक्ष्य के लिए जा रहे हैं कि वहाँ से वापस भी आएंगे या नहीं। तो जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, अपनी वाइफ को लेटर लिखा, और मैंने लिखा कि शायद मैं बेटा, एक लायक बेटा नहीं हूँ, क्योंकि जब आप बुढ़ापे में आपको जरूरत होगी शायद मैं नहीं होऊंगा। लेकिन मैं अपनी माँ से ऊपर भारत माँ को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए किसी को सामने आना पड़ेगा जिससे हम इस स्वतंत्रता का आनंद उठा सके। क्या बात है। शायद मैं अपना जो ड्यूटी थी एज ए हस्बैंड वो अपनी वाइफ के लिए पूरी नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने लिखा कि आप इस शहादत का अफसोस नहीं करना, बल्कि हमेशा गर्व करना, क्योंकि आपका पति एक ऐसे लक्ष्य के लिए जा रहा है जो पूरे देश के लिए है। तो जज्बा, जोश पूरा था कि कुछ भी हो जाए हम जीत हासिल करके आएंगे। लड़ाई डिफिकल्ट हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, हमें हो सकता है बलिदान देना पड़े, लेकिन हमेशा देश सबसे आगे रहेगा, नेशन फर्स्ट। और यही सोच के हमने आगे बढ़े। सिर पे केसरिया माना बांधा था, जो राजपूताना राइफल्स का ट्रेडिशन होता है। पुराने ज़माने में राजपूतों का ट्रेडिशन होता था कि या तो जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करेंगे, बट हार का मुंह नहीं देखेंगे। तो इन जोश के साथ हमने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे। और बहुत डिफिकल्ट थी टोलोलिंग की लड़ाई। दुश्मन बोलता था कि ये मेरा दुर्ग है, ये मेरा फोर्ट है। लगातार 2 दिन तक चली। इनफैक्ट हमने कुछ भी, आप मानेंगे, हमने खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया, हमने केवल अपने आर्म्स एंड अम्यूनिशन कैरी किए कि एक बार जीत जाए खाना तो आ जाएगा।
और अपने जवानों को पूरा जोश दिया कि आज हो सकता है हम में से कुछ लोग वापस ना आए, बट हम सबसे आगे चलेंगे और पहली गोली आएगी हमारे ऊपर आएगी, आपके ऑफिसर के ऊपर आएगी, आपके लीडर के ऊपर आएगी, इससे पहले किसी और को टच करे। और हमारी मृत्यु तो देखिए एक सड़क दुर्घटना में भी हो सकती है, बीमारी में भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे में हमारी मृत्यु होती है या हमें कुछ घाव होते हैं, वो शायद जिंदगी जीने से ज़्यादा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मृत्यु होगी जिसको पूरा देश सदियों सदियों याद रखेगा। सो आई थिंक इन भावनाओं को लेके, इन फीलिंग को लेके और उन 100 करोड़ देशवासियों का प्यार और तिरंगे की रक्षा और उसके सम्मान के लिए हमने एक इम्पॉसिबल विक्ट्री हासिल करी, जो लोग कह रहे थे जिसके जीतने के चांसेस 1% भी नहीं थे। और आई थिंक उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो हमारा मैसेज था एनिमी को कि तुम कितनी भी धोखाधड़ी कर लो, बट अपने देश की रक्षा और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत के नौजवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ एंड ब्लड। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस सर। आई एम श्योर आपकी बातों से हमारे देश के युवाओं में बहुत जोश का संचार होगा। आपसे अगला सवाल ये होगा कि इंडिपेंडेंस डे का आपके लिए क्या महत्व है? आज का दिन मेरे लिए एक ऐसा दिन है जो दो एक्सट्रीम का दिन है, जिसको मैं कहना चाहूँगा पेन और प्राइड। मुझे आज के दिन, जैसे हम कारगिल वॉर में अपने देश की रक्षा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि फौजी हर चीज़ हासिल करता है, वो बहुत कुछ खोता भी है। और मैंने अपने बहुत क्लोज दोस्तों को खोया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, ये हम सब कंधे से कंधा मिला के साथ लड़ रहे थे और कि हमें विश्वास था कि हम ये जीत हासिल करेंगे। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो ऐसा पल था कि जब मेरे साथी को गोली भी लगी, बट मैं उसका वेट नहीं कर सकता था, उसके ऊपर 2 घड़ी आंसू नहीं बहा सकता था, बट हर फौजी को उस दर्द को छुपा के फिर भी आगे बढ़ना है कि वो अपने उन दोस्तों की शहादत का बदला ले सके, उस शहादत का सम्मान कर सके और देश को बचा सके। तो बहुत पेनफुल डे भी है, क्योंकि ये दिन मुझे वो यादों में वापस लाता है कि मैंने अपने भाई जैसे दोस्त, परिवार जैसे दोस्तों को खोया है। खाली उनको ही नहीं, उनकी फैमिली को देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही है जो वो आज नहीं है। उन डिसेबल्ड लोगों से पूछिए जो कि जिनके टांग, हाथ या कुछ कट चुके हैं या जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, वो कैसे जीवन चला रहे हैं। तो इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था, बहुत कुछ खोया है हमने। तो मुझे हमेशा ये दिन उस चीज़ को याद दिलाता है कि देश की रक्षा के लिए हमने क्या खोया है। बट उससे बड़ा मेरा छाती हमेशा गर्व से फूल जाती है, क्योंकि हमने अपनी चिंता नहीं करी, हमने अपने सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए जो भी कुछ दांव पे लगाना था वो लगाया। अब देखिए फौजी क्या होता है, फौजी उसको पता है जिस लक्ष्य के लिए वो जा रहा है, हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को खुद विडो बना रहा हो, वो उसके साथ जीना चाहता है, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए अपनी वाइफ को विडो बनाने के लिए तैयार है। हो सकता है वापस ना आए, उसके बच्चे, उसको पता है, अनाथ हो जाएंगे, ऑर्फन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो देश की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाता है, ये जानते हुए भी कि उसके खुद के बच्चे अनाथ रहेंगे, उसके माँ बाप बुढ़ापे में उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो कदम लेता है। तो एक फौजी हमें दिखता है कि उसने क्या अचीव किया, बट दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पेन भी होता है जो जाता है। बट फिर भी आप देखिए हर फौजी गर्व से बात करता है कि ये जो मेरे निशान है, ये जो एनिमी आर्टिलरी फायर थे, ये मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपनी जान आगे रख दी थी, एनिमी तो मेरा कुछ पार्ट ही ले पाया बॉडी का। तो इस बात का हमेशा गर्व होता है कि इतना खोके भी हमने देश की रक्षा की, सम्मान को हमेशा ऊपर रखा, और आज पूरे विश्व में भारत एक सुपर पावर के रूप में आ रहा है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों का जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उन्होंने बचा के रखा है और हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार है। हर भारतवासी को पता है कि वो सो सकते हैं चैन की नींद, क्योंकि उसके फौजी आज भी उन बॉर्डर पे गार्ड कर रहे हैं, और चाहे उन्हें जान देनी पड़े वो उसकी रक्षा करेंगे। मिसेस सक्सेना, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में उसकी वाइफ का क्या योगदान होता है?
फौजी की वाइफ होना आसान नहीं है। सबसे पहले तो ये एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो अफसर है वो एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसकी फैमिली पूरी की पूरी उसके साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि अफसर आर्मी अफसर कहलाता है, उसकी फैमिली भी आर्मी फैमिली कहलाती है। जिस तरह से एक फ़ौजी अपने जज्बात पीछे रखकर देश को आगे रखता है, उसी तरह से उसकी फैमिली भी वैसा ही करती है। मेरे लिए भी नेशन फर्स्ट है, मेरे हस्बैंड के लिए भी नेशन फर्स्ट है। जो सेक्रीफाइस वो रखता है बॉर्डर पे रह के, हमारे साथ ना रह के, वही सेक्रीफाइस हम भी करते हैं उसका साथ ना पाके। बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और सोसाइटी की जिम्मेदारी हमारी। जो मेरा हस्बैंड लीड कर रहा है जिस टुकड़ी को, उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरेलल रन करती है आर्मी के, दैट इज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस में होती है, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। जो भी अफसर एम्प्लॉय है और फौज में है, उसकी वाइफ उस एसोसिएशन का अपने आप ही पार्ट बन जाती है। तो वो जो टिकड़ी मेरा हस्बैंड लीड कर रहा है, जो ट्रूप मेरा हस्बैंड लीड कर रहा है, उसकी फैमिली के वेलफेयर मेरा, मैं उसको पहले देखूंगी। जिस तरह से इन्होंने शपथ ली है कि मेरा देश सबसे पहले, फिर उन लोगों की बारी है, उनका मैं ध्यान रखूंगा जो कि मेरी टुकड़ी है, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ। सबसे बाद में मेरा खुद का इंटरेस्ट है जिसका मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ पर हम भी वैसे ही चलते हैं, मेरा देश सबसे पहले, उसके बाद वो लोग हैं जिसका जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है, जो टुकड़ी मेरा हस्बैंड लीड कर रहे हैं, या फिर आर्मी का एसोसिएशन जो भी मेरे साथ आसपास हैं, और सबसे बाद में मेरा अपना धर्म। इस तरह से बैलेंस करते हुए ये आर्मी वाइफ्स काम करती हैं। और मैं कहूँगी कि हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो कंधों पे सितारे पहनते हैं, लेडीज़ नहीं पहनती, लेकिन वो रैंक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, बिल्कुल पैरेलल वैसे ही। मैम, हम जानते हैं कि आपकी नई किताब आई है नेशन फर्स्ट। मैंने ये किताब पढ़ी भी है और ये एक बेस्ट सेलर है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, ये किताब मैंने लिखी है नेशन फर्स्ट। इस किताब का उद्देश्य ये है, मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आई थी, मेरे हस्बैंड भी सिविल बैकग्राउंड से आए थे। फिर ऐसा कैसे होता है कि फ़ौज में आने के बाद हम अपना धर्म या प्रांत या कल्चर भूल के सब एक हो जाते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं बिना कुछ सोचे। हर फौजी ऐसा ही होता है, इसी सोसाइटी से निकला है, इसी अलग अलग प्रांतों से पहुंचता है, अलग अलग धर्म से पहुंचता है, लेकिन फौज में आने के बाद उसका एक ही धर्म है, नेशन फर्स्ट। किस तरह से ये बदलाव होता है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस बुक में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जिस तरह से आर्मी ने या आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें पुरोया है, उन्हें बनाया है। अफसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आर्मी की फैमिलीज़ को कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी वाइफ्स को या बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं होती। दैट इज़ ए ऑरा, दैट इज़ ए एनवायरनमेंट दैट दे आर मेंटेनिंग। वो जज्बा अपने आप ही घर करता है। आप जब कैंट की सड़कों से निकलते हो तो आपको लगता है हाँ ये चीज़ है, ये मेरा देश है। ऐसा सारा देश नहीं हो सकता क्या? ये जो विचारधारा है, ये प्रेरित करने के लिए मैंने ये बुक लिखी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आर्मी वाले कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है जिसके अंदर वो जज्बा है कि ये देश मेरा है। जो भी इस देश को पहले रखेगा वो उसी सिंसेरिटी और उसी ड्यूटीफुल से वो अपनी काम करेगा। मीडिया अगर सिंसेरिटी से काम करेगा तो सच्ची बात पहुंचेगी। अगर इकोनॉमिक्स बैंक्स में काम कर रहे हैं, अगर सिंसेरिटी से और उसी जज्बे से काम करेंगे जिस तरह से कि एक फौजी काम करता है सरहद पर, तो आप सोचो कितनी तरक्की होगी। हम सोचते हैं फौजी हमें इतना करते हैं, हमारे लिए इतना अपना जान की परवाह नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम कर सकते हैं कि हम उनको एक मजबूत राष्ट्र दें। हम कर सकते हैं कि हम अपने देश को सर्वप्रिय रखें, सबसे ऊपर रखें। अगर हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन में होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी,
फिर देखें किसकी हिम्मत पड़ती है कि हमारे बॉर्डर्स पे हमला करे। इस तरह से हम अपने फौजियों की, हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके परिवार की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही करना है कि जो रोल हम देश में जिस जगह पे निभा रहे हैं उसे उतनी ही सिंसेरिटी से निभाएं जैसे कि एक फौजी सरहद पे निभाता है। कैप्टन सक्सेना, आपसे पूछने को और बहुत सवाल हैं पर टाइम कम है, इसलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। जो हमारी ये स्वतंत्रता है जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं, और आई थिंक बहुत सारे आयोजन होते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता को ग्रांटेड ले लिया है कि ये तो हमें, क्योंकि हम सबने बर्थ से देखा है कि हम आज़ाद हैं, तो इस आज़ादी को हमने बहुत ग्रांटेड ले लिया है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिए, ये फ्री नहीं है। जब हमने 1947 में ये आज़ादी हासिल की थी, वो सब आप लोगों को पता है कि कितने लोगों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और ना जाने अनगिनत लोग जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने आज़ादी हासिल करी थी, और उस आज़ादी के मायने बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो लोगों के लिए अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तभी लोगों ने अपनी लाइफ उसके लिए लगाई। लेकिन वो आज़ादी एक बार मिल गई, उसको बनाए रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए आज भी लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जो आज अपना ब्लड, लाइफ आज भी वो कर रहे हैं। तो हमारा एक तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें, जो ये बुक है ये एक बुक नहीं है, एक मैसेज है, नेशन फर्स्ट। आप जरूरी नहीं है कि आप हर आदमी, आप लोगों में से यूनिफॉर्म पहने, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मीडिया में हैं, आप बैंक्स में हैं, आप टेक्नोलॉजी में हैं, लेकिन उस काम को करते हुए एक तो आपको इस आज़ादी की कीमत को ध्यान में रखना है, और दूसरा, क्या आप भी एक सोल्जर की तरह काम कर सकते हो? जब हम लोग कमीशन होते हैं तो एक शपथ खाते हैं कि किसी भी स्थिति में जो भी मैं काम करूंगा, चाहे वो इंटरनल एग्रेशन हो, एक्सटर्नल हो, देश मेरा सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मेरे साथी रहेंगे जिनको मैं कमांड करता हूं और जो मेरे टीम का पार्ट है, और सबसे लास्ट में मेरी अपनी फैमिली, मेरा अपना वेलफेयर आएगा। अगर आप लोगों में से हर व्यक्ति, खासतौर से युवा वर्ग, अगर ये सोचे कि नेशन फर्स्ट, देश मेरे लिए सबसे आगे आएगा, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, तो भारत को चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में, फ्रीडम में, किसी भी क्षेत्र में आप सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि ये आज़ादी की जो कीमत लोगों ने दी है वो हमेशा हमें याद रखनी है। और अगर हम नेशन फर्स्ट, हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, आई थिंक हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा और बहुत जल्दी एक सुपर पावर बनेगा पूरे वर्ल्ड के सामने। जी ज़रूर। थैंक यू कैप्टन सक्सेना एंड शिखा जी, आपका जागरण जोश में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे कैप्टन एंड मिसेस अखिलेश सक्सेना, और जैसा इन्होंने कहा, नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। देखते रहिए जागरणजोश.com।